नमस्कार। आज के कक्षा में हम बात करेंगे मध्य जनपद कालीन भारत कैसा था, कैसे जनपद बने, महाजनपद बने और कौन कौन से महाजनपदों के नाम हमें उल्लेख में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद कैसे आया, वैदिक सभ्यता कैसे पनपी और वैदिक सभ्यता कब आई भारत में। इन सब बातों को लेकर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में प्रारंभिक मानव के संबंध में 2 कक्षाओं में चर्चा की, जितनी भी इतिहास में प्राप्त होती है। यदि आप सबने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पुराने 2 चैप्टर देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने विषय की। तो जब सबसे पहले लोग आए, लोगों के बाद कबीले बने, कबीलों के बाद सबसे पहले लोग आए, उसके बाद परिवारों का निर्माण हुआ। परिवार बहुत सारे एक जगह रहने लगे तो कबीले बन गए, कबीले एक जगह रहने लगे तो जनपद बन गया, जनपद एक जगह बहुत सारे जनपदों के समूह को महाजनपद कहा गया। और महाजनपदों पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, ऐसे बहुत सारे महाजनपदों के समूह को साम्राज्य कहा गया। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान में दूसरी सभ्यता कब आई। सबसे पहले तो हमने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता, अथवा जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता जिसे कहा जाता है, वो हिंदुस्तान की पहली सभ्यता थी। हिंदुस्तान में दूसरी सभ्यता, उसके बाद वैदिक कालीन सभ्यता पनपी। ये कब आई? तो ये आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता भारत में आई। प्रारंभ में कहा गया कि इसके जो ग्रंथ हैं वो काव्यात्मक हैं, लेकिन वास्तव में देखे जाए तो इसके ग्रंथ काव्यात्मक ना होकर उसमें सूक्तों का वर्णन है। सूक्तों के माध्यम से प्रार्थनाएं की गई हैं विभिन्न देवताओं से। सूक्त मतलब होता है जो कहने में बहुत अच्छा हो, जो कहने में बहुत मधुर लगे। उक्त सु धन उक्त, सु मतलब अच्छा, और उक्त जो बनता है वो संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है कि जो कहा गया, तो बहुत अच्छी वाणी जो कही गई है वो सूक्त कहलाती है, जो सुनने में और कहने में मधुर लगती है, उन्हें हम सूक्त कहते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता का पहला ग्रंथ माना जाता है। वैदिक कालीन मतलब वेद से संबंधित ये सभ्यता रही है, और वेद से संबंधित जो 4 वेद होते हैं उनमें सबसे पहले वेद का नाम ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद जो कि आज से करीब 200 साल पहले छपा, जो कि पांडुलिपि फॉर्म में अभी छपा था। सबसे पहले इसको पढ़ा या लिखा नहीं जाता था, इसको मात्र सुनकर उच्चारण किया जाता था। इसके उच्चारण पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता था। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता में कैसे क्या अंतर हुए। जो कि सभ्यता बहुत पहली सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता पनपी, तो निश्चित रूप से अब मानव जो था वो बहुत अधिक सभ्य हो गया होगा, सुविकसित हो गया होगा, उसकी सोच बहुत अच्छी हो गई होगी, उसका स्थायी निवास हो गया होगा। यही सब अंतर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कालीन सभ्यता में हमें देखने मिलते हैं। अब जो मानव था वो घोड़े का उपयोग करने लगा, युद्धों में घोड़ों का उपयोग होने लगा। अब मुख्य धंधा मानव का पशुपालन ही हो गया था। पशु को लेकर पानी अथवा चारागाह की तलाश में कुछ लोग यहाँ से वहाँ जीवन घूमते रहते थे अपने जीवन में। जानवरों के लिए मुख्य रूप से लड़ाइयाँ होने लगी थी। इस काल में पशुधन ही सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था। जिसके पास गायों की बहुत अधिक मात्रा होती थी वह गांव का सरपंच बन जाता था, गांव में सबसे अधिक धनी व्यक्ति वह कहलाता था। लोहे के औजार तथा हथियारों का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। वैदिक काल भारत में करीब 3500 वर्ष पहले आया। लोग परिवार बनाने लगे, परिवारों से कबीले बने, कबीलों से जनपद और जनपद से महाजनपद। अब लोगों का स्थायी निवास हो गया, कृषि हो गई, कृषि बहुत अधिक विकसित हो गई, क्योंकि लोहे के औजारों से का यूज करने से कृषि बहुत आसान हो गई और बहुत ज्यादा विकसित हो गई। लोगों का वर्गीकरण मिलता है वेदों के आधार, वेदों में लोगों का वर्गीकरण मिलता है। ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया। काम के आधार पर कैसा कि जिसका जो काम होता था उसको उस वर्ग का कह दिया जाता था। 2 प्रकार का वर्गीकरण हमें मिलता है ऋग्वेद के माध्यम से। एक तो था पुरोहित वर्ग और दूसरा था राजवर्ग। पुरोहित, हम सब जानते हैं पुरोहितों का काम क्या होता है, पूजा प्रतिष्ठान, विधि विधान, यज्ञ आदि करवाना पुरोहितों का काम होता है। कभी कभी उस काल में इन्हें ब्राह्मण भी कह दिया जाता था। दूसरा वर्ग था राजवर्ग। राजवर्ग मतलब राजा का वर्ग, इसका प्रधान राजा होता था और कबीले की सुरक्षा, उसकी जरूरतों को पूरा करने का पर विचार करना इसका मुख्य काम होता था। क्षेत्र की वृद्धि के लिए आसपास के कबीलों पर कभी कभार युद्ध भी कर दिया करते थे तथा दूसरे कबीले पर युद्ध करते तो ये सबकी सुरक्षा करते थे। एक तरह से कही जाए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे लोगों पर होती थी, जिनमें प्रमुख राजा होता था। अब इस काल में कब्रें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कब्रें मिलने लगी थी, मानव की कब्रें मिलने लगी थी, और पाषाण, बड़े बड़े पाषाण की कब्रें मिलने से
पुरातत्व विज्ञानियों ने इसे महापाषाण कब्र कहा। साधारण लोगों की पहचान के हेतु दो शब्द निश्चित किए गए थे, एक तो जन और दूसरा वैश्य। जन से ही आज जो हम जनता कहते हैं वो शब्द बना है, और विश जो शब्द था पहले उनसे ही वैश्य बना है। वैश्य उन्हें कहते हैं जो व्यापारी वर्ग होते हैं। अब हम समझते हैं जनपद महाजनपद क्या कहलाते हैं। जनपद क्या कहलाते हैं कि जिस बड़े हुए इलाके पर किसी एक कबीले का अधिकार हो जाता है और बहुत दीर्घकाल तक रहता है, उस कबीले को जनपद कहते हैं। महाजनपद किसे कहते हैं? कुछ कबीलों का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी जाने लगी। महाभारत में इसी प्रकार की समाज का जिक्र आता है, जनपद महाजनपद आदि। गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में ये जनपद फैलने लगे, फैलने लगे। क्योंकि यहाँ नदी के कारण जल बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता था। जल आसानी से प्राप्त होने के कारण कृषि आसानी से हो जाती थी, इसलिए पशुपालन भी यहाँ आसानी से हो सकता था। इसलिए इन नदियों के किनारे ही जनपद महाजनपद फैलने लगे। इसी समय दक्षिण राजस्थान में शिवी जनपद का उल्लेख हमें मिलता है। कोई स्थापित नियम इस काल में नहीं था, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का कोई नियम नहीं था कि वो यही काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। इस प्रकार से राजा जन अर्थात लोगों का रक्षक होता था। प्रजा अपनी रक्षा के बदले राजा को कर अदा करती थी, इससे उसका राजस्व बढ़ता था और राज्य की व्यवस्थाएं चलती थी। राजा के राज्य करने के लिए सहयोग के रूप में मंत्री मंडल अथवा सलाहकारों को राजा स्वयं नियुक्त करता था। कभी कभी ये सलाहकार अथवा मंत्री राजा के परिवार में ही हो जाते थे, उनके परिवारजन ही ये काम किया करते थे। कई इलाकों में राजा वंशवाद से भी बनने लगे थे। बौद्ध साहित्य में जनपद काल की स्थितियों का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है कि अपनी क्षेत्र वृद्धि हेतु काशी, कौशल और जो मगध का साम्राज्य था, ये तीनों आपस में निरंतर संघर्ष करते रहते थे। लगभग 700 ईस्वी पूर्व तक लोहे का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था। लोहे के औजार से कृषि आदि बहुत बढ़ गई थी, कृषि में बहुत वृद्धि हुई थी, उन्नति हुई थी। इसी समय गंगा तट पर नए शहर बसने प्रारंभ हो गए थे, जिसमें से इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और बनारस, ये 4 प्रमुख शहर जो गंगा तट पर बसे हुए थे। इसी समय क्या हुआ था कि जो गंगा तट पर जो नए शहर बसे थे उनके बहुत अनेक कारण थे। उन कारणों की चर्चा भी हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला कारण ये था कि गंगा नदी जो है वो व्यापारिक मार्ग के लिए बहुत सुलभ नदी थी। यहाँ गंगा नदी बड़ी थी इसलिए और लंबी भी थी, इसलिए गंगा नदी पर व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों से आसानी से हो जाता था और लोगों के आने जाने का रास्ता भी सुलभ था नदी की सहायता से। दूसरा कारण ये है कि गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती है, इससे समुद्र में इसकी पहुंच हो जाती है और समुद्र में पहुंच होने का मतलब ये था कि आप दूसरे देशों में जाकर भी अपना व्यापार आराम से कर सकते थे। यहाँ लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर खनिज भंडार यहाँ पर मिलते हैं और इससे यहाँ पर जो जनपद रहते थे, प्राकृतिक सुलभता होने के कारण उन्होंने अपना प्रभाव दूसरे जनपदों पर भी बहुत अधिक बढ़ा लिया था। इसलिए यहाँ पर शहर बसाने का कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ये कारण जिन जनपदों ने बहुत अधिक प्रभाव अपना बढ़ा लिया था उनमें सबसे ज़्यादा मगध शक्तिशाली था। इसका विस्तार इतना अधिक हो गया था कि इसे साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई। एकमात्र जनपद ऐसा था जिसे साम्राज्य की संज्ञा मिली थी। धीरे धीरे महाजनपद बनने लगे। महाजनपदों में 16 महाजनपदों का, जैसे कि हमने अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के माध्यम से देखा था कि 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है, तो उनमें 16 महाजनपदों की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मत्स्य महाजनपद। इसका विस्तार देखते हैं। अलवर से चंबल नदी तक इसका विस्तार था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे आज बैराठ के नाम से जानते हैं, और बाद में मगध ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दूसरा महाजनपद था काशी। काशी जो है वो धार्मिक नगरी मानी जाती है और बौद्ध जातक कथाओं में ये बहुत अधिक चर्चित रही है। प्रारंभ में महाजनपद काल में ये सर्वशक्तिमान जनपद था। सबसे अधिक शक्तिशाली संपन्न जनपद माना जाता था। इसकी राजधानी वाराणसी है और कौशल में बाद में ये विलीन हो गई। क्योंकि काशी और कौशल 2 महाजनपद पास पास में थे, इसलिए इन दोनों में हमेशा क्षेत्र वृद्धि के लिए सीमा संघर्ष चलता रहता था।
तो काशी बाद में कौशल के द्वारा हार गई थी। अब इसके बाद चर्चा करते हैं तीसरे महाजनपद की, जिसका नाम है कौशल। कौशल का विस्तार उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था, वर्तमान अवध क्षेत्र में था, और रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या कही जाती है, जबकि बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी का नाम श्रीवत्सी प्राप्त होता है। बुद्ध काल में 4 शक्तिशाली राज्य हुए हैं, जिनमें एक प्रमुख शक्तिशाली संपन्न राज्य कौशल था। इसके बाद चौथे महाजनपद पर आते हैं, जिसका नाम है अंग। अंग की चर्चा करते हुए समझते हैं कि अंग का विस्तार मगध के पश्चिम इलाके में था। बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले इसमें सम्मिलित थे। मुंगेर और भागलपुर जो 2 जिले हैं, इनके बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम है चंपा। इसी के नाम पे इसकी राजधानी का नाम चंपा पड़ गया। व्यापार और सभ्यता का ये बहुत प्रसिद्ध केंद्र रहा है अंग महाजनपद। अंग और मगध इन दोनों में निरंतर सीमा संघर्ष होता रहता था। अंत में मगध ने बाजी मारी और अंग को जीत लिया। 5वां महाजनपद है मगध। मगध का विस्तार प्रारंभ में पटना और गया जिलों में था, बाद में ये बहुत अधिक विस्तृत हो गया। इसकी पहले जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, बाद में इसकी राजधानी बदली और राजगृह हो गई। प्रारंभ में ये छोटा था, बाद में बहुत अधिक विस्तारवान हो गया और बहुत अधिक विकसित भी ये जनपद हो गया था। वज्जी महाजनपद की बात करते हैं। गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार माना जाता था। पश्चिम में गंडक नदी तक और पूर्व में कोसी तथा महानंदी नदियों तक ये फैला हुआ था। वज्जी एक संघात्मक गणराज्य है और बुद्ध तथा महावीर से बहुत अधिक संबंधित है। जो एक संघात्मक गणराज्य है ये, जो कि 8 कुलों से मिलकर बना था। राजधानी इसकी वैशाली थी। बुद्ध महावीर के काल में बहुत अधिक शक्तिशाली गणराज्य बन गया था और बाद में जब बौद्ध यहाँ से चले गए तो मगध ने इसको जीत लिया था। इसके बाद बात करते हैं मल्ल की। मल्ल महाजनपद क्या था कि मल्ल महाजनपद गणराज्य था। गण मतलब इसमें बहुत अधिक जो राज शासन होता था वो गण के हाथ में होता था। गण मतलब समूह, जिसमें अलग अलग लोगों का समूह होता था, वो आपस में मीटिंग करके किसी निर्णय पर पहुंचते थे। इस प्रकार ये गणराज्य था। इसके 2 भाग हो गए थे। पहले भाग की राजधानी का नाम कुशीनारा था और दूसरे भाग की राजधानी का नाम पावा है। मल्ल जनपद के लोग अपने साहस और युद्ध विक्रम के लिए, युद्ध प्रियता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। मगध ने इसको बाद में जीत लिया था। 8वां महाजनपद था चेदी जनपद। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में फैला हुआ था। इसकी राजधानी शक्तिमती है। बौद्ध साक्ष्य में इसकी राजधानी सोत्थवती कहा गया है और चेदी जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। एकमात्र जनपद जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का वर्णन मिलता है और इस वंश की एक शाखा कलिंग में भी स्थापित हुई थी। 9वां महाजनपद था वत्स महाजनपद। गंगा नदी के दक्षिण तथा काशी व कौशल के पश्चिम में ये राज्य फैला हुआ था। राजधानी इसकी कौशाम्बी थी, जो कि व्यापार हेतु बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। बुद्ध के समय राजा उदयन यहाँ के राजा थे और मगध ने इसको बाद में जीत लिया था। और बुद्ध के समकालीन 4 महाराज्यों में से एक महाराज्य ये भी था। कुरु जनपद की बात करते हैं। कुरु जो कि कौरव और पांडवों की नगरी कही जाती है। कुरु आधुनिक दिल्ली के आसपास इसका राज्य था और राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ बनी थी। हस्तिनापुर इसका एक प्रसिद्ध नगर था। पांचाल या अथवा पांचाली जहाँ की द्रौपदी है। बदायूं फर्रुखाबाद जिले के रोहिलखंड और मध्य दोआब में इसका विस्तार माना जाता है। इसके 2 भाग हुए हैं। एक भाग का नाम है उत्तरी पांचाल और दूसरे का नाम है दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल जो दूसरा भाग था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। एक गणतंत्रीय व्यवस्था यहाँ पर कार्यरत थी। शूरसेन की बात करते हैं। अगला महाजनपद शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा मानी जाती थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव वंशी कहा गया है। इसी राजवंश की एक यदु शाखा हुई है जिसमें श्री कृष्ण आते हैं। 13वां महाजनपद अयस्क या अस्मक, 2 नाम मिलते हैं। दक्षिण में गोदावरी तट पर इसकी सीमा थी। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन, इसके भी 2 नाम मिलते हैं। अवंती ने इसको बाद में जीत लिया। अवंती के द्वारा ये हार गया था। अवंती की बात करते हैं। 14वें महाजनपद के रूप में अवंती का नाम आता है। उज्जैन का भूप्रदेश और नर्मदा घाटी का कुछ भाग अवंती का राज्य विस्तार बताता है और इसके भी 2 भाग हो गए थे। पहले भाग की जो राजधानी थी वो उज्जैन मानी जाती थी और दूसरे भाग की जो दक्षिण भाग था अवंती का, उसकी राजधानी महिष्मती मानी जाती है। इसकी स्थापना यदुवंश ने की थी और मगध ने इसको भी जीत लिया था।
बुद्ध के समकालीन 4 महाराज्यों में से एक शक्तिशाली राज्य ये भी था। अब बात करते हैं मामा शकुनी के राज्य की, गांधार की। पूर्वी अफगानिस्तान तक इसकी सीमा मानी जाती है। इसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला दोनों सम्मिलित हैं। तक्षशिला इसकी राजधानी बनी। तक्षशिला जो है वो विश्वविद्यालय था, शिक्षा केंद्र था, विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और आचार्य चाणक्य, कौटिल्य यहीं के मूल निवासी थे। कंबोज अंतिम जो महाजनपद है उसका नाम है कंबोज। कंबोज का उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है। कश्मीर के उत्तरी भाग, पामीर, बदख्शां में इसका जो था विस्तार था और इसका विस्तार भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में था। द्वारका तथा राजपुरा इसके 2 प्रसिद्ध नगर थे। पहले ये राजतंत्र था और बाद में ये गणतंत्र हो गया था। इस प्रकार हमने बात की कि महाजनपद कालीन भारत कैसे था, कौन कौन से महाजनपद थे और कौन कौन सी सभ्यताएं भारत में पनपी, वैदिक सभ्यता का क्या स्वरूप था। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ और मगध साम्राज्य। करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आगे के चैप्टर समझने हैं तो बने रहिए चैनल के साथ।